हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक स्टोरी को देखते हैं और इसी स्टोरी के थ्रू हम लोग इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कौन कौन से ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं, कौन कौन से वोकैबुलरी के पार्ट्स हैं, साइनो उसका क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। और इंग्लिश के थ्रू, इसी स्टोरी के थ्रू हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे। और आज का स्टोरी है आपका द गोट्स एडवाइस। ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये जो गोट मतलब होता है बकरा, उस बकरे की सलाह। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए गोट में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो किसी भी चीज में अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है तब वो उसका अधिकार बतलाने लगता है। तो यहाँ पर बकरे के बारे में बतलाया जा रहा है कि उसका अधिकार, ये अधिकार किसका है? तो बकरे का है। ठीक है। और ये एडवाइस किसका है? तो बकरे का एडवाइस है। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द गोट्स एडवाइस। सबसे पहले आपको एक बात बतला देते हैं। यहाँ पर देखिए ये एडवाइस लिखा हुआ है, ये वाला एडवाइस। ठीक है। अगर कहीं भी कोई पॉजिटिव केस लिखा होता है तो पॉजिटिव केस के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होता है। तो देखिए ये जो एडवाइस लिखा हुआ है, तो एडवाइस का दो अर्थ होता है। एक होता है ADVICE और एक आपका होता है ADVISE। ये वाला एडवाइस होता है। इस ऊपर वाले को हम लोग पढ़ते हैं एडवाइस स। ठीक है ना। ये आपका नाउन है, ये जो लिखा हुआ है ये आपका नाउन है और इसका अर्थ होता है सलाह। एडवाइस आपका नाउन होता है, इसका अर्थ होता है सलाह। और ये जो एडवाइस लिखा हुआ है ये आपकी वर्ब है और इसका अर्थ होता है सलाह देना। इसका अर्थ होता है सलाह देना। ये बात याद रखिएगा। तो एडवाइस आपका नाउन होता है और एडवाइस आपका आपकी वर्ब होती है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स एडवाइस और इसको हम लोग बोलते हैं ज एडवाइज। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो एक आपका नाउन है और एक आपकी वर्ब है। अब देखिए, अब स्टोरी पर हम लोग आते हैं। देखिए कह रहा है कि वंस अ विलेजर ओन्ड अ डंकी एंड अ गोट। कह रहा है कि एक बार, वंश का अर्थ होता है एक बार एक विलेजर था। विलेजर मतलब गांव में रहने वाला, ग्रामीण। तो एक विलेजर था, उसके पास एक डंकी और एक बकरा था। ओन्ड लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये ओन्ड। ओन्ड का अर्थ होता है मालिक होना। इसका मतलब ये हो गया कि वो उस डंकी का और वो उस बकरे का मालिक था। ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक बार एक विलेजर था। विलेजर कहते हैं जो गांव में रहते हैं, रूरल रेसिडेंट, गांव में रहने वाले को कंट्रीमैन जिसको बोलते हैं, उसको विलेजर बोलते हैं। तो ये ओन, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओन। ठीक है ना। तो ये ओन वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ होता है मालिक होना। ओन, ओन का अर्थ होता है मालिक होना। इसी ओन से बना है ओनर, लॉज ओनर, जब लैंड ओनर। तो ये ओन्ड जो लिखा हुआ, ओन का अर्थ होता है मालिक होना। ये बात का ध्यान रखिएगा। ओन का अर्थ होता है मालिक होना। तो एक बार वो जो गांव वाला था, वो मालिक था, यानी कि उसके पास था एक गधा था और एक खच्चर था। ठीक है ना। इसी को आप पॉजेस भी कह सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है आप चाहे तो इसी को पॉजेस भी कह सकते हैं। इसी को आप पॉजेज भी कह सकते हैं, इसी को हैव या होल्ड भी कह सकते हैं। आप चाहे तो इसी को कह दीजिए हैव, इसी को आप कह चाहे तो आप कह दीजिए होल्ड। ठीक है ना। ये सब इसी का अर्थ होता है, ओन का अर्थ होता है। तो कह रहा है कि एक बार एक विलेजर था, उसके पास एक डंकी और एक बकरा था। अब एक चीज और समझिएगा, देखिए यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, ये एंड आपकी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा समान चीज को जोड़ने का काम करता है। तो देखिए इसके पहले देखिए यहाँ पर एक नाउन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक नाउन लिखा हुआ है, तो इसके बाद भी देखिए एक नाउन लिखा हुआ है। तो एंड के बाद हमेशा ही दो समान चीज जुड़ता है। अगर एक तरफ नाउन है तो दूसरी तरफ भी आपका नाउन होगा। ठीक है, ये हो गई। अब आगे देखिए, कह रहा है कि ही यूज्ड द डंकी टू कैरी लोड्स ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। कह रहा है कि वो डंकी उसके पास था, उसका यूज क्या करता था कि वो बोझ ढोने के काम करता था। कैरी का मतलब होता है ढोना। कह रहा है कि वो जो उस डंकी का यूज क्या करता था कि वो बोझा ढोने के काम करता था। कहां से, किस चीज का? लोड मतलब होता है बोझा ढोना। लोड मतलब होता है बोझा ढोना। ठीक है ना। भार, जिसको कि भार बोलते हैं, इसका वो अर्थ होता है। और आर्टिकल्स मतलब होता है चीजें। वो उस डंकी का यूज करता था चीजों को ढोने के लिए। कहां से कहां तक? फ्रॉम विलेज टू द सिटी, गांव से लेकर के शहर तक ढोने का काम करता था।
अब एक चीज समझिएगा, देखिए यहाँ पर आपका फ्रॉम लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए आपका टू लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा फ्रॉम के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, फ्रॉम टू, ठीक है ना, बिटवीन एंड, ये बात याद रखिएगा। अगर कहीं भी फ्रॉम लिखा हुआ है तो फ्रॉम के साथ हमेशा टू का यूज होता है, और अगर कहीं पर बिटवीन लिखा हुआ है तो बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है। ये सब बहुत पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रॉम के साथ आपका टू आता है और बिटवीन के साथ आपका एंड आता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए वो क्या करता था, ही यूज्ड द डंकी टू कैरी लोड्स। अब देखिए ये जो यहाँ पर कैरी लिखा हुआ, कैरी का अर्थ होता है ढोना, ये जो कैरी लिखा हुआ है इस कैरी का अर्थ होता है ढोना, इसी को आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट, इसी को आप ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, कैरी, कैरी का अर्थ होता है ढोना, और आप इसी को कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उसी को हम लोग कहते हैं ढोना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, इसी को हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। कन्वे भी कहते हैं, आप इसी को कहते हैं कन्वे, मतलब ले जाना, कन्वे मतलब होता है ले जाना। तो वो क्या करता था कि उस डंकी का यूज करता था कि चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, कहां से कहां तक, तो गांव से लेकर के शहर तक। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल्स लिखा हुआ है, तो आर्टिकल्स का अर्थ होता है चीजें, ये जो यहाँ पर आर्टिकल्स लिखा हुआ है इस आर्टिकल्स का अर्थ होता है चीजें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर आर्टिकल्स लिखा हुआ, आर्टिकल्स का अर्थ होता है गुड्स, आर्टिकल्स का अर्थ होता है चीजें, थिंग्स जिसको बोलते हैं, और इसी को आप कह सकते हैं गुड्स। मटेरियल भी कह सकते हैं, गुड्स कह सकते हैं, कमोडिटीज भी कह सकते हैं, ये सब भी कह सकते हैं। ये कमोडिटीज ये इंपॉर्टेंट है, कमोडिटीज, ठीक है ना। तो वो क्या करता था कि चीजों को गांव से शहर ले जाने का काम करता था, ठीक है ना। वेयर ही वुड रोम अराउंड द होल डे सेलिंग हिज आर्टिकल्स, जहां पर वो क्या करता था, वो दिन भर भटकता रहता था। रोम, देखिए यहाँ पर रोम लिखा हुआ, रोम का अर्थ होता है इधर उधर घूमना, ठीक है ना, और रोम अराउंड का वही अर्थ होता है, रोम का अर्थ होता है इधर उधर घूमना, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये रोम वाला भी इंपॉर्टेंट है, रोम का अर्थ होता है इधर उधर घूमना। रोम का अर्थ होता है इधर उधर घूमना। लॉइटर भी आप कह सकते हैं, ये जो रोम लिखा हुआ है रोम का अर्थ होता है इधर उधर घूमना। वॉन्डर आप कह सकते हैं, स्ट्रॉल कह सकते हैं, लॉइटर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। स्ट्रॉल कह सकते हैं, वॉन्डर कह सकते हैं, वॉन्डर का मतलब भी होता है घूमना इधर उधर, ठीक है ना, ये सब होता है, ठीक है। तो वो क्या करता था कि दिन भर, होल डे यानी कि पूरे दिन वो क्या करता था, घूमता था और अपने चीजों को वो बेचने का काम करता था। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि एक बार एक विलेजर जो था उसके पास क्या था, एक डंकी था और एक गोट था, और वो डंकी का काम क्या करता था कि वो चीजों को ढोने का काम करता था, अपनी आर्टिकल्स को, चीजों को ढोता था। कहां से कहां तक, तो गांव से लेकर के शहर तक ढोता था, और जहां पर वो क्या करता था कि वो घूमा करता था, पूरा दिन भर घूमता था, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, एक ये वर्ड याद रखिएगा वुड, यहाँ पर ये जो वुड लिखा हुआ है इसको फ्यूचर वाला वुड मत समझिएगा। ये वुड जो है यहाँ पर पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बतला रहा है, इसका अर्थ होता है यूज्ड टू। ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर वुड लिखा हुआ है, वुड का अर्थ यहाँ पर है यूज्ड टू, यानी पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बतलाने के लिए इसका यूज किया जाता है, यूज्ड टू, ठीक है ना, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। तो वो क्या करता था, घूमा करता था इधर उधर, रोम अराउंड का अर्थ होता है इधर उधर घूमना, वो दिन भर इधर उधर घूमा करता था, होल डे लिखा हुआ है, सेलिंग हिज आर्टिकल्स, घूमता था, घूमता था और अपनी चीजों को वो बेचने का काम करता था। तो देखिए हम लोग एक एक वर्ड को हम लोग देखते हुए चल रहे हैं, आगे देखिए।
कह रहा है कि समटाइम्स ही वुड लेंड, फिर देखिए यहाँ पर वुड लिखा हुआ है, यहाँ पर वुड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका भी वही अर्थ हो गया कि वह लेंड मतलब उधार देना, कभी कभी वह क्या करता था, उधार देता था, हिज डंकी, अपने अपने गधे को उधार दे देता था। किसको देता था? टू अदर्स, दूसरों को उधार देता था। ऑन हायर वेन दे नीडेड इट, कह रहा है कि कभी कभी ये क्या करता था, अपने गधे को किसी दूसरे को उधार दे देता था। जब उसको किसी और को जरूरत होती थी तो वो क्या करता था, उसको उधार दे देता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए समटाइम्स लिखा हुआ, तो समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी। ये जो समटाइम्स लिखा, वंस अपॉन अ टाइम जिसको बोलते हैं समटाइम्स, ये जो समटाइम्स लिखा हुआ है, समटाइम्स का अर्थ होता है ओकेजनली, जिसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी। समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी। कभी कभी वो क्या करता था कि ही वुड लेंड, अब देखिए लेंड लिखा हुआ यहाँ पर, ये देखिए लेंड लिखा हुआ, लेंड का अर्थ होता है उधार देना। कभी कभी वो क्या करता था कि उधार दे देता था, ठीक है ना। तो लेंड लिखा हुआ, लेंड का अर्थ होता है उधार देना। कभी कभी वो क्या करता था कि उधार दे देता था। क्या चीज उधार देता था? लेंड मतलब होता है उधार देना। अपने गधे को उधार दे देता था दूसरे को। लेंड मतलब होता है उधार देना, ठीक है ना। इसी को आप कह सकते हैं लोन, लोन भी कह सकते हैं। लेंड मतलब होता है उधार देना, यानी कि आप इसी को लोन भी कह सकते हैं, कर्ज के रूप में दे देता था, ठीक है ना। हिज डंकी टू अदर्स, अदर्स का अर्थ होता है दूसरे को। तो कभी कभी वो क्या करता था कि अपने गधे को किसी दूसरे को उधार दे देता था। ऑन हायर, ऑन हायर का मतलब क्या होगा? किराए पर। ये जो ऑन हायर लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है किराए पर, रेंट। ऑन हायर का अर्थ होता है किराए पर। ऑन हायर, ऑन हायर का अर्थ होता है किराए पर। वो क्या करता था? किराए पर दे देता था। इसी को आप कह सकते हैं ऑन रेंट। ऑन किराए पर का मतलब रेंट पर, वो किराए पर दे देता था। कभी कभी क्या करता था कि उसको किराए पर दे देता था, ठीक है ना। इसी को आप ऑन रेंट कह सकते हैं, आप इसी को लीज भी कह सकते हैं। लीज मतलब भी होता है किराए पर देना, ठीक है ना। तो वो कभी कभी क्या करता था कि इसको किसी दूसरे आदमी को किराए पर दे देता था। वेन दे नीडेड इट, जब उनको इसकी जरूरत होती थी। तो अब देखिए यहाँ पर दे लिखा हुआ, ये किसके लिए आया? अदर्स के लिए। तो ये अदर्स का मतलब होता है दूसरों को। ये जो अदर्स लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है दूसरों को। वह दूसरों को क्या करता था? उधार दे देता था, जब उनको इसकी जरूरत होती थी। तो यहाँ पर देखिए नीडेड, नीडेड का अर्थ होता है जरूरत होना। ये जो नीडेड लिखा हुआ है, इस नीडेड का अर्थ होता है जरूरत होना। जब उनको इसकी जरूरत होती थी तो वो इसको क्या करते थे? उधार दे देते थे। तो नीडेड का अर्थ होता है जरूरत होना। जब उन्हें इसकी जरूरत होती थी तो वो इसको क्या करते थे? उधार दे देते थे। इसी को आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड। जरूरत होना को ही आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड। जब उन्हें इसकी जरूरत होती थी, वांटेड, डिमांडेड, ठीक है ना। जब उन्हें इसकी जरूरत होती थी तो वो क्या करते थे? किराए पर दे देते थे। अब देखिए यहाँ पर ये जो वेन लिखा हुआ है, ये जो वेन लिखा हुआ है, ये वेन आपका यहाँ पर कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, वेन आपका यहाँ पर कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और ये जो समटाइम्स लिखा हुआ है, ये जो समटाइम्स, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये जो समटाइम्स लिखा हुआ है ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना। और ये जो वेन लिखा हुआ है ये आपका कंजंक्शन है, ठीक है। तो कह रहा है कि समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी क्या करता था कि वो उधार दे देता था अपने डंकी को। अब देखिए यहाँ पर ये डंकी आपका नाउन है, ये जो डंकी लिखा हुआ है ये नाउन है, ठीक है। और इसके पहले देखिए यहाँ पर ये पजेसिव केस लिखा हुआ है, और किसी भी पजेसिव केस के बाद
हमेशा ही एक नाउन का यूज किया जाता है। तो हिज हो गया, माई हो गया, योर हो गया, ये सब का सब क्या है, पजेसिव केस है। और पजेसिव केस के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर माई लिखा हुआ रहे, आवर लिखा हुआ रहे, योर लिखा हुआ रहता है, ये सब लिखा हुआ रहे, हिज लिखा हुआ रहे, ये सब लिखा हुआ है, तो इसके बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होता है, क्योंकि ये सब का सब आपका पजेसिव केस है। और पजेसिव केस के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है एज द डंकी वॉक्ड हार्ड द होल डे। कह रहा है चूंकि ये जो डंकी जो था पूरे दिन भर काम करता था, ये जो डंकी जो था पूरे दिन भर काम किया करता था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एज देखिए लिखा हुआ, ये एज आपका कंजंक्शन है, ये रीजन बतलाता है, ये आपका एज कंजंक्शन है। तो एक बात याद रखिएगा, एक होता है आपका एज, एक होता है आपका सिंस, और एक होता है आपका बिकॉज। ये तीनों ही आपका ऐसा कंजंक्शन है जिसका यूज हम लोग करते हैं रीजन को बतलाने के लिए, किसी भी काम के होने के रीजन को बतलाने के लिए। ठीक है ना, किसी भी काम के रीजन को बतलाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और ये आपका क्या है, कंजंक्शन है। ये तीनों ही आपका कंजंक्शन है, और इसका यूज हम लोग करते हैं रीजन को बतलाने के लिए, और इसका अर्थ होता है क्योंकि। इन तीनों का ही अर्थ होता है क्योंकि, जिसको कि हम लोग चुके कह सकते हैं, जिसको हम लोग चुके बोलते हैं। तो कह रहा है कि एज द डंकी वर्कड हार्ड द होल डे। कह रहा है कि चूंकि ये जो डंकी था दिन भर क्या करता था, काम करता था। ठीक है ना, होल डे लिखा हुआ है, होल डे का अर्थ होता है दिन भर। ये जो होल डे लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है दिन भर। ठीक है ना, होल डे लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है दिन भर, द होल डे, द होल डे। इसका अर्थ होता है दिन भर। वो जो डंकी था वो क्या करता था कि दिन भर काम किया करता था, भर दिन काम करता था, दिन भर काम किया करता था। ठीक है ना, इसी को आप इंटायर कह सकते हैं, कंप्लीट कह सकते हैं, टोटल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। दिन भर का अर्थ हो गया इंटायर डे। ठीक है ना, आप कह सकते हैं टोटल, आप इसी को टोटल कह सकते हैं। ठीक है ना, इसी को आप कंप्लीट भी कह सकते हैं, कंप्लीट। तो वो जो डंकी था वो दिन भर कड़ी मेहनत करता था, हार्ड वर्कड हार्ड। अब देखिए यहाँ पर ये जो डंकी लिखा हुआ है, ये डंकी आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर डंकी जो लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है। वर्क जो लिखा हुआ है ये वर्कड आपकी वर्ब है, और ये जो हार्ड लिखा हुआ है ये हार्ड आपका एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। ये हार्ड आपका यहाँ पर एडवर्ब है, और इसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। ये जो हार्ड लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत। हार्ड जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत। वो क्या करता था कि बहुत ही कड़ी मेहनत किया करता था, दिन भर वो क्या करता था, कड़ी मेहनत करता था। इसी को कह सकते हैं डिलीजेंटली। वो दिन भर क्या करता था, कड़ी मेहनत करता था। ठीक है, द विलेजर यूज्ड टू फीड द डंकी मोर फूड देन ही गेव टू द गोट। कह रहा है कि चूंकि वो डंकी जो था दिन भर काम करता था, इसलिए वो जो विलेजर था वो क्या करता था कि डंकी को ज्यादा खिलाता था, ज्यादा खाना देता था। किसकी तुलना में, जितना वो बकरे को खाना देता था उसकी तुलना में वो उसको ज्यादा खिलाता था। तो देखिए यहाँ पर फिर देखिए यूज्ड टू लिखा हुआ, अभी हमने आपको बताया कि यूज्ड टू का अर्थ होता है वुड। ये जो यूज्ड टू लिखा हुआ है इसी का अर्थ होता है वुड। ये पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बतलाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो जो था उस डंकी को, चूंकि डंकी दिन भर ज्यादा काम करता था तो वो उसको ज्यादा खिलाता था। फीड लिखा हुआ, फीड का अर्थ होता है खिलाना। ये जो फीड लिखा हुआ है फीड का अर्थ होता है खिलाना, वो उसको ज्यादा खिलाता था। किसके तुलना में ज्यादा खिलाता था, जितना वो बकरे को खाना देता था उसके तुलना में
वो डंकी को ज्यादा खाना देता था, ठीक है ना, इसी को आप कह सकते हैं प्रोवाइड फूड। प्रोवाइड फूड, ठीक है ना। उसको ज्यादा खाना देता था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा, देखिए यहाँ पर मोर लिखा हुआ है, ये आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है, और मोर के साथ हमेशा देन का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर देन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये मोर जो होता है ये कॉम्परेटिव डिग्री होती है, और इसके बाद हमेशा हम लोग देन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, देखिए कह रहा है कि द गोट फेल्ट जेलस ऑफ द डंकी। चूंकि वो, देखिए क्या कह रहा है कि चूंकि वो डंकी को ज्यादा खाना देता था, इस कारण से क्या होता था कि वो जो बकरा था वो उससे ईर्ष्या महसूस करता था। फील मतलब यहाँ होता है महसूस करना, और ये फील जो है ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, ध्यान रखिएगा, ये फील जो है ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद एक एडजेक्टिव का यूज होता है। तो ये जो यहाँ पर जेलस लिखा हुआ है, ये जेलस आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। जेलस का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, ठीक है। तो वो जो बकरा था वो क्या करता था, ईर्ष्या करता था। किससे ईर्ष्या करता था, तो वो उस डंकी से ईर्ष्या करता था। तो यहाँ पर देखिए जेलस लिखा हुआ है, जेलस। जेलस का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। ये जो जेलस लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। ईर्ष्यालु इसको कहते हैं। एक्चुअली में ईर्ष्यालु, जेलस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करना नहीं, ईर्ष्यालु होता है, ठीक है ना। और ये आपका एडजेक्टिव होता है, ये जो जेलस लिखा हुआ है ये जेलस आपका एडजेक्टिव है, और इसका अर्थ होता है ईर्ष्यालु। इसको हम कहते हैं इनवियस, आप इसी को इनवियस कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी को कोवेटस भी कहते हैं, कोवेटस। तो वो कह रहा है कि वो जो बकरा जो था वो हमेशा उससे ईर्ष्या फील करता था, जेलस फील करता था, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है ही एडवाइस द डंकी, उसने डंकी को एडवाइस किया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ही जो लिखा हुआ ये ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये एडवाइस देखिए आपकी वर्ब है, शुरू में ही आपको बतलाए थे दोनों में अंतर, एडवाइस और एडवाइज्ड में। तो ये एडवाइस देखिए यहाँ पर वर्ब है, और ये जो डंकी लिखा हुआ ये डंकी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर एडवाइस लिखा हुआ है, इस एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना, सुझाव देना। एडवाइस लिखा हुआ है, एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना। उसने उस डंकी को क्या किया, सलाह दिया, सलाह देना, ठीक है ना। इसी को आप कह सकते हैं रिकमेंड कह सकते हैं, सजेस्टेड कह सकते हैं, सजेस्ट भी कह सकते हैं, रिकमेंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसको सलाह दिया, क्या सलाह दिया, ये सलाह दिया, यू वर्क ऑल डे लॉन्ग, कह रहा है कि तुम दिन भर काम करते हो, यू वर्क ऑल डे लॉन्ग, ठीक है। एंड हार्डली गेट एनी रेस्ट, और मुश्किल से कोई तुम्हें आराम मिलता है, नहीं के बराबर आराम मिलता है तुम्हें। कह रहा है कि तुम दिन भर काम करते हो और तुम्हें मुश्किल से आराम मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ऑल डे लॉन्ग लिखा हुआ है, ये जो ऑल डे लॉन्ग लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है दिन भर, पूरा दिन भर, ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग का अर्थ होता है दिन भर। कह रहा है कि तुम जो है वो दिन भर आराम करते हो और तुम्हें मुश्किल से आराम करने का समय नहीं मिलता है, पूरे दिन, दिन भर इसको कहते हैं, ठीक है। एंड हार्डली गेट एनी रेस्ट। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पर हार्डली लिखा हुआ है, इससे पहले हमने देखिए एक वर्ड पढ़ा था हार्ड, वो आपका एडवर्ब था, और ये जो हार्डली लिखा हुआ ये हार्डली भी आपका एडवर्ब है, इसका अर्थ होता है मुश्किल से, नहीं के बराबर। ये जो हार्डली लिखा हुआ ये भी आपका एडवर्ब ही है, ये जो हार्डली लिखा हुआ है ये हार्डली भी आपका एडवर्ब ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हार्डली एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है मुश्किल से, नहीं के बराबर, मुश्किल से, नहीं के बराबर, ठीक है ना। इसी को आप कह सकते हैं बेयरली, स्कार्सली,
बेयरली, ठीक है ना। कह रहा है कि तुम दिन भर काम करते हो और तुम्हें मुश्किल से आराम करने का समय मिलता है। ये रेस्ट लिखा हुआ, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। ये जो यहाँ पर रेस्ट लिखा हुआ है, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। और तुम्हें मुश्किल से रेस्ट करने का समय मिलता है। रेस्ट मतलब, ये रेस्ट आपका नाउन भी है, वर्ब भी होती है, दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर रेस्ट का अर्थ होता है आराम, जिसको हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन। इसी को आप कह सकते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, ठीक है ना। इसी को आप कह सकते हैं लीजर। इसी को आप कह सकते हैं रिपोज। ये सब होता है। कह रहा है कि तुम दिन भर काम करते हो और मुश्किल से तुम्हें आराम करने का कोई समय मिलता है। ये उसको सलाह दिया, ठीक है। आगे देखिए, यू मस्ट एक्ट दैट यू आर इल। कह रहा है कि तुम्हें इस तरह से एक्ट करना चाहिए कि मान लो तुम क्या हो, बीमार हो। एंड फॉल डाउन अनकॉन्शियस, और क्या बेसुध होकर गिर जाओ। कह रहा है कि तुम्हें इस तरह से एक्ट करना चाहिए कि तुम बीमार हो एंड फॉल डाउन अनकॉन्शियस, ये कहा जा रहा है। और तुम क्या करो कि गिर जाओ, मूर्छित होकर गिर जाओ। तो देखिए यहाँ पर एक्ट लिखा हुआ, सबसे पहले एक्ट लिखा हुआ। एक्ट का अर्थ होता है किसी भी काम करने का नौटंकी करना, बहाना करना। एक्ट का काम है बहाना करना, दिखावा करना, अभिनय करना, इसी को कहते हैं। एक्ट का अर्थ होता है अभिनय करना, दिखावा करना। तुम इस तरह से नाटक करो, अभिनय करना, नाटक करना, दिखावा करना, ये सब उसका अर्थ होता है। कह रहा है कि तुम इस तरह से बिहेव करो, प्रिटेंड करो। इसी को आप कह सकते हैं प्रिटेंड। प्रिटेंड का अर्थ भी होता है बहाना करना। तुम इस तरह से बहाना करो जैसे कि तुम क्या हो, तुम इल हो। इल का अर्थ होता है बीमार, ठीक है ना। तुम इस तरह से बहाना करो जैसे कि तुम क्या हो, इल हो। इसी को आप सिक भी कह सकते हैं। ये जो इल लिखा हुआ है, इल का अर्थ होता है बीमार। आप इसी को सिक भी कह सकते हैं, बीमार। तुम इस तरह से अनवेल कह सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि तुम इस तरह से बहाना करो जैसे कि तुम बीमार हो एंड फॉल डाउन अनकॉन्शियस। फॉल डाउन का अर्थ होता है गिर पड़ना। कह रहा है कि और गिर पड़ना, और गिर गिर पड़ो, ठीक है ना। फॉल डाउन, फॉल डाउन का अर्थ होता है गिरना, और इस तरह से गिर जाओ जैसे कि तुम अनकॉन्शियस हो। फॉल डाउन। फॉल डाउन का अर्थ होता है गिरना, गिर पड़ना। और तुम इस तरह से गिर जाओ जैसे कि तुम क्या हो, अनकॉन्शियस हो। कोलैप्स, इसी को कहते हैं कोलैप्स, ठीक है ना। तुम इस तरह से गिर जाओ जैसे कि तुम क्या हो, अनकॉन्शियस हो। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, अचेत, जिसको कि हम लोग अचेत कहते हैं, होश में ना होना, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस। यहां लिख देते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का अर्थ होता है बेहोश। जैसे कि तुम क्या हो, बेहोश हो, ठीक है ना। इसी को आप कह सकते हैं सेंसलेस, अनअवेयर, सेंसलेस। जैसे कि तुम क्या हो, बेहोश हो। दिस वे यू विल गेट रेस्ट फॉर अ फ्यू डे। कह रहा कि इस तरह से क्या होगा कि तुम्हें कुछ दिनों का क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो ये जो वे लिखा हुआ, वे का अर्थ होता है तरीका। ये जो यहाँ पर वे लिखा हुआ है, इस वे का अर्थ होता है तरीका। कह रहा है कि ये आपका नाउन है, ध्यान रखिएगा। ये जो वे लिखा हुआ, ये वे आपका यहाँ पर नाउन है, और ये जो दिस लिखा हुआ, ये दिस आपका एडजेक्टिव है। ये जो दिस लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव है। कह रहा है कि इस तरह से यू विल गेट रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। तुम्हें कुछ दिनों का क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। इस तरह से तुम्हें कुछ दिनों का आराम मिल जाएगा। अ फ्यू डेज लिखा हुआ, अ फ्यू डेज का अर्थ होता है कुछ दिनों के लिए। अ फ्यू डेज, अ फ्यू डेज का अर्थ होता है कुछ दिनों। सम डेज,
ठीक है ना। और फ्यू आपका काउंटेबल नाउन होता है, उसके बाद फ्यू के बाद हमेशा एक काउंटेबल नाउन आता है, याद रखिएगा। कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, अगर कहीं भी आपको फ्यू लिखा हुआ मिलता है, अगर कहीं पर अ फ्यू लिखा हुआ मिले, या अगर कहीं पर आपको द फ्यू लिखा हुआ मिले, अगर ये सब लिखा हुआ मिलता है, तो इसके बाद हमेशा ही एक प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, इसके बाद हमेशा एक नाउन का यूज होता है, और ये नाउन आपका प्लूरल होता है, और प्लूरल नाउन आपका हमेशा काउंटेबल ही होता है, ये बात याद रखिए। आगे देखिए, द डंकी एग्रीड टू दिस एंड एक्टेड एज इफ ही वॉज इल। कह रहा है कि वो जो डंकी था वो सहमत हो गया। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है ना। वो जो डंकी था वो सहमत हो गया, टू दिस, इसके लिए वो क्या हो गया, सहमत हो गया, ठीक है ना। एंड एक्टेड, और इस तरह से एक्ट किया, एज इफ का अर्थ होता है मानो, और इस तरह से एक्ट किया मानो वह क्या है, बीमार है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एग्री लिखा हुआ है। एग्री का अर्थ होता है सहमत होना, किसी भी काम के लिए राजी होना, उसी को हम लोग कहते हैं एग्री। एग्री का अर्थ होता है कंसेंट, सहमत होना। एग्री, एग्री का अर्थ होता है सहमत होना, सहमत होना, आप इसी को कह सकते हैं कंसेंट। कंसेंट मतलब भी होता है राजी होना, सहमत होना, कंकर, अप्रूव, वो क्या हो गया, सहमत हो गया। टू दिस, इसके लिए वो सहमत हो गया। एंड एक्टेड एज इफ, ये पूरा का पूरा वर्ड देखिए, इस तरह से अनुभव अभिनय किया कि मानो वो क्या है, वो बीमार हुआ, ऐसा बहाना करना जैसे कि दिखावा ऐसा व्यवहार करना जैसे कि दिखावा करना, ठीक है ना। तो ये एक वर्ड याद रखिएगा, एक्टेड एज इफ। एक्टेड एज इफ, इसका अर्थ होता है दिखावा करना, ऐसा व्यवहार करना मानो कि वह क्या है, बीमार हो, दिखावा करना, शो करना, दिखावा करना, ठीक है ना। अब देखिए, एज इफ ही वॉज इल, जैसे कि वह क्या है, बीमार है, वह इस तरह, वह इस बात के लिए सहमत हो गया, और इस तरह से वो बिहेव किया जैसे कि वह क्या है, बीमार है, ठीक है ना। द विलेजर कॉल्ड द डॉक्टर, विलेजर जो था वो क्या किया, डॉक्टर को बुलाया। कॉल्ड मतलब होता है बुलाना, ठीक है ना। विलेजर जो है वो डॉक्टर को क्या किया, बुलाया। कॉल्ड मतलब होता है सम्मन करना, बुलाना। कॉल्ड, कॉल्ड का अर्थ होता है बुलाना। तो वो जो विलेजर था वो क्या किया, डॉक्टर को बुलाया। बुलाना, बुलाना का अर्थ होता है सम्मन करना। सम्मन, सम्मन का अर्थ होता है बुलाना। इनवाइटेड भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। वो डॉक्टर को क्या किया, बुलाया, ठीक है। तो देखिए द विलेजर जो यहाँ लिखा हुआ, ये द विलेजर आपका यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये जो द विलेजर लिखा हुआ ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट है। कॉल्ड जो लिखा हुआ ये कॉल्ड आपकी यहाँ पर वर्ब है, ये जो कॉल्ड है ये कॉल्ड आपकी यहाँ पर वर्ब है। और ये जो द डॉक्टर लिखा हुआ, द डॉक्टर आपका ऑब्जेक्ट है। तो वो क्या किया, उस डॉक्टर को क्या किया, एक डॉक्टर को क्या किया, बुलाया। आगे देखिए, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर क्या कहा, डॉक्टर ने कहा। अब देखिए यहाँ पर ये डॉक्टर आपका सब्जेक्ट है, द डॉक्टर जो लिखा हुआ ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, और सेड जो लिखा हुआ ये सेड आपकी वर्ब है। डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, योर डंकी हैज अ स्ट्रेंज इलनेस। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब, कह रहा है कि तुम्हारे डंकी को एक अजीब बीमारी हो गई है। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब, ठीक है ना। ये जो स्ट्रेंज लिखा हुआ है, इस स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब। तुम्हारे डंकी को एक अजीब बीमारी हो गई है। पिकुलियर जिसको कहते हैं, अजीब, इसी को आप कह सकते हैं पिकुलियर। तुम्हारे डंकी को एक ऑड बीमारी हो गई है, पिकुलियर बीमारी हो गई है, इसी को आप ऑड कह सकते हैं, पिकुलियर कह सकते हैं।
एक अजीब बीमारी हो गई है, ठीक है ना। इलनेस का अर्थ बीमारी होता है, अभी आपको बताया। इलनेस का अर्थ होता है डिजीज, सिकनेस, ये सब तुम्हारे डंकी को एक अजीब बीमारी हो गई है। टू क्योर हिम, उसे ठीक करने के लिए, टू क्योर हिम, उसे ठीक करने के लिए, यू मस्ट फीड हिम द सूप मेड ऑफ अ गोड्स इन लंग्स। कह रहा है कि उसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे खिलाना पड़ेगा। क्या खिलाना पड़ेगा? एक सूप पिलाना पड़ेगा जो कि बकरे के लंग्स का बना हुआ हो, ठीक है ना। तो क्योर का मतलब होता है ठीक करना। ये जो यहाँ पर क्योर लिखा हुआ है, क्योर का अर्थ होता है ठीक करना। ये अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं, ये जो क्योर लिखा हुआ है, क्योर का अर्थ होता है ठीक करना, इलाज करना, ठीक करना, या आप इसी को कह सकते हैं इलाज करना। क्योर का अर्थ होता है इलाज करना। कह रहा है कि अगर आप उसका इलाज करना चाहते हैं, यानी कि आप उसे ठीक करना चाहते हैं, आप उसे हील करना चाहते हैं, आप उसे ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट फीड हिम, आपको उसे खिलाना पड़ेगा। ये जो फीड लिखा हुआ है, फीड का अर्थ होता है खिलाना। आपको उसे खिलाना होगा। क्या खिलाना होगा? द सूप, आपको एक सूप खिलाना होगा, मेड ऑफ गोट्स इंटेस्टाइन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सूप लिखा हुआ, सूप का अर्थ होता है रस, शोरबा जिसको कहते हैं। सूप का अर्थ होता है शोरबा। ये जो सूप लिखा हुआ है, सूप का अर्थ होता है शोरबा, जिसको कि आप कह सकते हैं ब्रॉथ, ब्रॉथ, इसी को कहा जाता है शोरबा। गांव देहात में इसको झोर बोला जाता है, ठीक है ना। मेड ऑफ गोट्स लंग्स, कह रहा है कि गोट का जो लंग्स होता है, फेफड़ा, ये जो लंग्स लिखा हुआ, लंग्स का अर्थ होता है फेफड़ा। गोट, बकरे का जो फेफड़ा होता है, उस फेफड़े का बना हुआ क्या होना चाहिए? एक सूप होना चाहिए। आप उसको ये खिलाइए, तब वो क्या होगा कि वो ठीक हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। आगे देखिए, द विलेजर एट वंस किल्ड द गोट एंड कुक्ड सूप आउट ऑफ हिज लंग्स। कह रहा है कि विलेजर जो था, वो तुरंत, एट वंस का अर्थ होता है तुरंत, तुरंत उसको मार दिया। बकरे को क्या किया? तुरंत मार दिया। एट वंस लिखा हुआ, एट वंस का अर्थ होता है तुरंत, इमीडिएटली। ये जो एट वंस लिखा हुआ है, एट वंस का अर्थ होता है तुरंत, इमीडिएटली, प्रॉम्प्टली, तुरंत उसको मार दिया, इमीडिएटली, इंस्टेंटली। उसको तुरंत मार दिया, ठीक है ना। प्रॉम्प्टली भी आप कह सकते हैं। तुरंत उसको क्या किया? मार दिया। किल्ड द गोट, किल मतलब होता है मार देना, मर्डर करना। किल मतलब होता है मारना, ये सबको पता है। ये जो किल लिखा हुआ, किल मतलब होता है मारना। उसने क्या किया? तुरंत गोट को मार दिया। एंड कुक्ड सूप, कुक मतलब होता है पकाना, प्रिपेयर, तैयार करना। कुक मतलब होता है पकाना। ये जो कुक लिखा हुआ, कुक का अर्थ होता है पकाना, बनाना, पकाना, कुक सूप आउट ऑफ हिज लंग्स। कह रहा है कि उसके लंग्स का वो क्या किया? कुक बनाया। आउट ऑफ का अर्थ होता है का उपयोग करके। ये जो आउट ऑफ लिखा हुआ है, आउट ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज का उपयोग करके, आउट ऑफ, आउट ऑफ का अर्थ होता है उपयोग करके, आउट ऑफ, आउट ऑफ का अर्थ होता है उपयोग करके। वो उसके लंग्स का उपयोग करके एक सूप बनाया। देन फीड द सूप टू द डंकी, और तब क्या किया? उस सूप को खिलाया। किसको खिलाया? डंकी को खिलाया, ये कहा जाता है। आगे देखिए, द गोट हैड ट्राइड टू हार्म द डंकी, ठीक है ना, आउट ऑफ जेलस।
कह रहा कि गोट जो था वो कोशिश किया, क्या कोशिश किया, हार्म करने का, टू हार्म द डंकी, डंकी को नुकसान पहुंचाने का, आउट ऑफ जेलस, जेलस के कारण, ईर्ष्या के कारण, वो जेलसी, जेलसी आपका यहाँ पर नाउन है, कह रहा कि ईर्ष्या के कारण वो उस गोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, ठीक है ना। बट ही हैड बीन किल्ड फॉर हिज एविल नेचर, लेकिन वह मारा गया अपने बुरे स्वभाव के कारण, वह खुद ही मारा गया। वो जो गोट था ईर्ष्या के कारण हार्म पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन वो खुद ही मारा गया अपने बुरे स्वभाव के कारण, खुद ही मारा गया। अब देखिए यहाँ पर ट्राइड लिखा हुआ है, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना, ये जो ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना, अटेम्प्ट, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना। आप इसी को कह सकते हैं अटेम्प्ट, अटेम्प्ट करना। इसी को आप इंडिवर भी कह सकते हैं, साउट भी कह सकते हैं, इंडिवर, साउट, ठीक है। तो वो कोशिश किया उसको नुकसान पहुंचाने का, हार्म, हार्म का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना, ये जो हार्म लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना। तो वो क्या किया कि कोशिश किया कि उसको क्या करें, हम नुकसान पहुंचा दें, ठीक है ना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। आउट ऑफ जेलसी, अब देखिए ये जेलसी लिखा हुआ यहाँ पर, ये देखिए ये ऑफ जो लिखा हुआ, ये ऑफ आपके प्रेपोजिशन है, ये ऑफ आपके यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पर देखिए एक नाउन का यूज हुआ है। जेलस जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, जेलसी जो होता है वो आपका नाउन होता है, ठीक है ना। तो जेलसी मतलब होता है ईर्ष्या। बट ही हैड बीन किल्ड, लेकिन वह मारा गया। अब देखिए हैड बीन किल्ड मतलब हो गया पैसिव में, ये पैसिव में लिखा हुआ है, ये जो हैड बीन किल्ड लिखा हुआ है ये आपका पैसिव में लिखा हुआ है, ठीक है ना। हैज हैव हैड के बाद अगर बीन रहे और तब भी थ्री रहे तो वो आपका पैसिव होता है, मारा जाना, इसका अर्थ होता है मारा जाना, वह मारा गया। फॉर हिज एविल नेचर, एविल का अर्थ होता है बुरा, ये जो एविल लिखा हुआ है एविल का अर्थ होता है बुरा, उसका जो ये एविल डेड, सिनेमा आप हॉलीवुड की मूवी देखते होंगे तब वहां पर एविल डेड होता है, ठीक है ना, एक मूवी है एविल डेड। तो एविल का अर्थ होता है बुरा, जो बहुत बुरा होता है उसी को हम लोग एविल कहते हैं, एविल का अर्थ होता है बुरा, आप इसी को विकेड कह सकते हैं, इमोरल कह सकते हैं, ये सब होता है, ठीक है ना। तो अपने बुरे स्वभाव के कारण, एविल का अर्थ होता है बुरा, नेचर का अर्थ होता है स्वभाव, ये जो नेचर लिखा हुआ है इस नेचर का अर्थ होता है कैरेक्टर, स्वभाव, टेम्परामेंट, ये सब जो होता है ना इसी को आप कह सकते हैं। नेचर का अर्थ होता है स्वभाव, अपने स्वभाव के कारण, बुरे स्वभाव के कारण वो क्या हो गया, वो मारा गया, अपने बुरे स्वभाव के कारण वो खुद ही क्या हो गया, मारा गया, ठीक है ना, ये लिखा हुआ। तो ये आपका आज का स्टोरी था, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो हो सके तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।